So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to understand the section 115 BAC. 115 BAC in the sense कि जो नई स्लैब रेट्स है ये 115 BAC के तहत आई है। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे ये पर्टिकुलर इंडेक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, 115 BAC का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। एक स्लैब रेट कंपेरिजन कि ओल्ड में क्या स्लैब रेट है, न्यू में क्या स्लैब रेट है। फिर ये तो ठीक है, हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे कि देखो ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसकी ओल्ड में क्या टैक्स निकलेगा, न्यू में क्या टैक्स निकलेगा, तो हम उसका कंपैरिजन भी करेंगे। देन बात आती है कि एग्जाम्पशन और डिडक्शन जो आप नहीं क्लेम कर पाओगे, क्योंकि 115 BAC में जो है आप एग्जाम्पशन और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। रही बात है कि एग्जाम्पशन और डिडक्शन अवेलेबल, जो चीज़ें अवेलेबल है, यूँ तो मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल नहीं है, पर जो चीज़ें अवेलेबल है अंडर न्यू रिजाइम तो वो क्या है। देन इसके बाद आती है बात कि एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड न्यू टैक्स रिजाइम। जब न्यू टैक्स रिजाइम आता है तो कैसे सैलरी में इसको पुट करना है, कैसे ऑफिस में इस तरीके का ऑफिस में इस एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बीच में क्या बातचीत होगी, मतलब कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से डॉक्यूमेंट लेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए रहती है, क्योंकि उसे तो TDS काटना ही है ना सैलरी पे। तो वो हम चीज़ समझेंगे एंड देन कुछ एग्जाम्पल्स हम वापस से देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसे कि बात इधर करी ही है, तो न्यू टैक्स रिजाइम आया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। मतलब कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से इसके जो है रिटर्न्स इस तरीके से जाएंगे। अब इधर क्या बोल के रखा है कि इंडिविजुअल HUF वो कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं लोअर रेट्स पे, ठीक है। पर इंडिविजुअल HUF मतलब कोई भी, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल मतलब कोई भी, मतलब कि ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ऐसा नहीं बोला है। इंडिविजुअल HUF जो है पे करे टैक्स लोअर रेट पे, पर यह है कि तुम लो रेट पे टैक्स पे कर दो, ठीक है। अब टैक्स लो रेट पे करोगे तो पर आपकी टोटल इनकम वैसे कैलकुलेट नहीं होगी जैसे होती थी, मतलब कि कुछ छूट आपको हट जाएगी। अब जब छूट हट जाएगी तो एक तरीके से टोटल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। अब बढ़ी हुई इनकम पे कम टैक्स लगा लो, या तो कम वाली इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगा लो, बात कुछ हद तक सेम ही हो जाती है। और इसमें भी बात कुछ हद तक सेम ही है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। मैक्स टू मैक्स अगर आप बेनिफिट ले सकते हो तो 75,000 तक का ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो नॉट अलाउ, ठीक है। कुछ 70 डिडक्शंस एग्जाम्पशंस होती है जो आप नहीं ले सकते। ये तो अपना इंट्रोडक्शन था कि इंडिविजुअल HUF के लिए बनाए ये। स्लैब रेट कंपेरिजन, स्लैब रेट में अगर ओल्ड रेट की बात करें तो देखो सबको पता है कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख है, ये एक स्लैब रेट है, राइट। तो अब तो 2.5 लाख जो है वो नील रहे, 2.5 से 5 पे 5% है, ठीक है। फिर मोर देन 5, अप टू 2.5 लाख नील, मोर मतलब कि मोर देन 2.5 to 5%, मोर देन 5 to 10 20%, एंड मोर देन 10 30%। ये सबको पता है। ये 2.5 लाख की जो लिमिट है ये 3 लाख हो जाती है। तो अप टू 3 लाख नील, 3 से 5, मोर देन 3 से 5, एंड देन मोर देन 5 to 10। तो मोर देन 3 से 5 पे क्या है 20%, एंड मोर देन 5 to 10 30%, ठीक है। सॉरी, मोर देन 3 से 5 है अपना 1 सेकेंड, मोर देन 3 से 5 है हमारा 5%, मोर देन 5 से 10 है हमारा 20%, एंड मोर देन 10 है 30%। ये सबको ही पता था। एंड देन आता है 5 लाख। अब जब 5 लाख की बात आ जाती है तो इसमें जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता 5% वाला स्लैब। तो 5%, मोर देन 5 से 10 लाख 20% रहता है, और मोर देन 10 30% रहता है। ये 3 पर्टिकुलर स्लैब रेट है, नॉर्मल, सीनियर और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए। ये हमारी ओल्ड रेट है। अब न्यू रेट कुछ अलग है, ठीक है। न्यू रेट में क्या है कि आपको 2.5 लाख का इनकम में हर 2.5 लाख पे स्लैब रेट चेंज है, हर 2.5 लाख पे रेट 5% से चेंज है, ठीक है। 2.5 लाख का इनकम रेंज है, 5% का रेट का रेंज है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, इधर भी देखो अप टू 2.5 कुछ भी नहीं, ठीक है। और मोर देन 2.5 to 5 जो है ये 5% हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, 2.5 का रेंज है, ठीक है। ये मोर देन 2.5 to 5 हो गया। मोर देन 5 to 7.5 ये हो गया हमारा 10%। मोर देन 7.5 to 10 ये हो गया 15%। मोर देन 10 to 12.5 20%। मोर देन 12.5 to 15 25%। मोर देन 15 30%। ये है कि 2.5 लाख का इनकम का रेंज है, और 5% से जो है चेंज हो रहा है। तो बहुत ही ईजी तरीका हो जाता है इसको समझने का। ये करने के बाद हम देखते हैं कंपैरिजन विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ देखते हैं कि सपोज करो कि किसी की इनकम 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख है तो दोनों में नील है, ठीक है। अब किसी की इनकम 5 लाख है तो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम, मतलब कि ओल्ड को एग्जिस्टिंग बोला जाता है। अब किसी की इनकम 5 लाख तक है
तो एग्जिस्टिंग स्कीम के तहत तो 1 सेकेंड मैं अब आपको करके भी दिखाता हूँ। तो ठीक है, जब आपकी इनकम 5 लाख है तो आप एग्जिस्टिंग के हिसाब से कैलकुलेट करो। 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं, और 2.5 लाख पे आपने जो है 5% कैलकुलेट किया, 12,500 इंक्लूडिंग सेस। हमको जो है ये सेस इंक्लूड करके बताना है, ठीक है। तो प्लस 4% ये आ जाए आपका 13%, 13,000। यही जो है आप इधर भी कैलकुलेट करोगे तो 2.5 से 5 में तो वैसे भी 5% है, तो इधर भी 13,000 ही आएगा, 7.5 लाख पे। जैसे कि उधर ये तो 12,500 तो रहेगा, क्योंकि अगले 2.5 लाख पे तो यही रहेगा। तो ये अगर आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख है तो 5 से 7.5 लाख, मतलब कि वो जो 2.5 लाख है उसका 20% 50,000 प्लस 12,500 प्लस 4%, ये आया 65,000। यही आप इधर कैलकुलेट करोगे तो 39,000 आएगा, तो 26,000 का बेनिफिट। 10 लाख की इनकम है तो 39,000, 12.5 लाख तो 65,000। तो आप समझ रहे हो कि जब आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको 78,000 तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। एक एक आप उठाना इनकम और आप उस पर कैलकुलेट करते जाना, आपको यही इनकम आएगी और आप इसमें बेनिफिट जो है देख सकते हो कि आपको 78,000 तक का मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो एक कॉमन आम आदमी को जो है क्या करना चाहिए कि जब भी उसकी सैलरी निकल रही है, जो भी उनका बिज़नेस प्रोफेशन में है, बिज़नेस प्रोफेशन में तो ऐसा है कि अगर आप घुस गए तो आप निकल नहीं सकते, पर सैलरी में तो ऐसा है कि आप जा भी सकते हो, आ भी सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो ऐसे केस में बेटर है कि आप दोनों रेजाइम के अंदर जो है आप अपना टैक्स कैलकुलेशन करो, जो कम है वो पे करो, ठीक है। कायदे से ये करना चाहिए जब भी आप रिटर्न फाइल करो तब। चलो, जो तो चौथा पॉइंट आता है कि जो एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेमेबल नहीं है, क्या आप क्लेम नहीं कर सकते हो जब आप 115 BAC में आ गए हो। तो मैं आपको हेड वाइज ही बताता हूँ। जैसे सैलरी हेड है, सैलरी हेड में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं 50,000 का, प्रोफेशनल टैक्स करते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, ये सब आप नहीं ले पाओगे। LTA HRA अदर अलाउंस जो MP MLA को रिसीव होता है, ये सारे अलाउंस नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो वो जो लॉस होता है ना हाउस प्रॉपर्टी का, तो सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 का डिडक्शन नहीं ले पाओगे। फिर हाउस प्रॉपर्टी की बात आता है अपना PGBP कैपिटल गेन। तो PGBP में भी जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन 32 AD 35 AD। अब 32 AD अपना स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए था, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए था, 32 AD अपना प्लांट एंड मशीनरी के लिए था जो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में है, साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर। आप लॉस ही नहीं ले पाओगे, लॉस आप सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड दोनों नहीं कर पाओगे। चैप्टर 6A में आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे कोई से भी एक्सेप्ट 80CCD2 और एक्सेप्ट 80JJAA। 80CCD2 तो वो होता है जब एम्प्लॉयर आपको जो है कंट्रीब्यूशन करता है PF में, तो 80CCD2 और 80JJAA के अलावा आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। रही बात IFOS में देखें तो फैमिली पेंशन 1/3 का डिडक्शन मिल जाता है, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 माइनर का एग्जाम्पशन है, वो 1500 का रहता है। 10AA SEZ अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें भी एग्जाम्पशन है, ठीक है। अगर आप कंडीशन पूरी करो तो वो 10AA का भी डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत सारे डिडक्शन है जो आप नहीं ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि रेट कम है। अब क्या फिर ले पाओगे, क्या एग्जाम्पशन डिडक्शन अवेलेबल है? तो कुछ चुनिंदा ही अवेलेबल है, जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस था। अगर आपने देखा हो सैलरी में तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है, कन्वेंस अलाउंस रहता है। एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, ऑफिस के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो उस पर जो उसको कंपेंसेशन रिसीव होता है, और जो अमाउंट जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, अलाउंस आपको रिसीव हो रहा है व्हेन यू एब्सेंट फ्रॉम रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी, जब आप अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी से बाहर हो, कई दूसरी जगह काम कर रहे हो और आपको कई दूसरी जगह भेजा है, उस काम के लिए जो है आपको कुछ अलाउंस दिया जा रहा है, वो अलाउंस आप जो है बाकायदा वो अलाउंस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। रही बात है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो स्पेशल एबल्ड पर्सन को मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, टूर के रिस्पेक्ट में ट्रैवल हो रहा है या जब आप बाहर हो तो कुछ उसके रिस्पेक्ट में जो अलाउंस मिल रहा है, तो वो सब आपको एग्जाम्प्ट या डिडक्शन उसका मिल जाएगा। पॉइंट ये आता है कि जब एम्प्लॉयर एंड न्यू टैक्स रिजाइम, जो हमारा 6th वाला पॉइंट है कि क्या करना चाहिए जब भी एक सैलरी पर्सन है, ठीक है, उसको इंटीमेट करना चाहिए अपने बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कि भाई देखो मैं ओल्ड में जा रहा हूँ कि न्यू में जा रहा हूँ। अगर आपने ये नहीं बताया कि आप न्यू में जा रहे हो या ओल्ड में जा रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं बताया, तो सामने वाला जो एम्प्लॉयर है वो आपका ओल्ड के हिसाब से समझ के वैसे ही आपका TDS काटता रहेगा, ठीक है। पॉइंट ये है कि एक बार अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि मैं तो न्यू में जा रहा हूँ या ओल्ड में जा रहा हूँ, तो ऐसे केस में आप फिर वापस से शिफ्ट नहीं हो सकते। वो एम्प्लॉयर आपका टैक्स उसी तरीके से काटेगा जिस तरीके से आपने बता के रखा है, ठीक है। पर हाँ,
उसने आपका TDS काटा। अब आपको रिटर्न भरते समय अगर आपको लग रहा है कि मैं न्यू के हिसाब से रिटर्न भर देता हूँ, तो आप न्यू के हिसाब से रिटर्न भर सकते हो। इन द सेंस जब आप एम्प्लॉयर को बता रहे हो तो एक बार बताने के बाद चेंज नहीं होगा, और जब आप रिटर्न भर रहे हो तो रिटर्न के हिसाब, जब आप रिटर्न भर रहे हो तब आप अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि देखो मेरे को तो न्यू रिजाइन में जाना है। ठीक है, तो एक बेनिफिट जो सैलरीड पर्सन को देके रखा है वो ये है कि आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, पर ये अवेलेबल नहीं है बेनिफिट एक नॉन सैलरीड पर्सन के लिए। इनको तो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब आप ऑप्ट इन कर रहे हो तो आपको फॉर्म 10IE फिल करना पड़ता है। ठीक है, और फॉर्म 10IE कब फिल करना पड़ता है? बिजनेस की बात करें तो जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, ठीक है, जो भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उस रिटर्न के पहले आप फिल कर दो। सैलरी वाले केस में ऐसा होता है कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो सकता है कि आपने लेट रिटर्न फाइल किया। ठीक है, तो आपने जब रिटर्न फाइल किया उसके पहले आप फिल कर दो, मतलब ये फिल करो फिर जाके रिटर्न फाइल करो। ठीक है, और कभी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाए और आपने डायरेक्ट रिटर्न फाइल कर दिया तो भाई इसका आप कंडोनेशन नहीं ले सकते, इसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते, ये तो आपको पहले फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, और सिंस इधर पॉइंट ये भी समझने का है कि जब वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन होता है तो एक बार आपने फॉर्म 10IE भर दिया तो भर दिया, पर सैलरी के केस में तो आपको हर साल ऑप्शन है, हर साल आपके पास चॉइस है, तो आपको जो है हर साल फाइल करना पड़ेगा कि आपको न्यू में जाना है कि ओल्ड में जाना है। आपको हर साल, अगर आप न्यू में जा रहे हो तो आपको हर साल ये बताना पड़ेगा। तो चलो क्या समझे हम फटाफट अभी देख लेते हैं कि आपको इंटीमेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को एट अ टाइम। ठीक है, अदरवाइज ओल्ड बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा। ऑप्ट इन करना है तो 10IE भरना पड़ेगा। नॉन सैलरीड के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन है। कुछ अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस, टूर, और जब आपकी प्लेस ऑफ ड्यूटी से आप बाहर कुछ वर्क कर रहे हो तो अलाउंस जब आपको रिसीव हो रहा है वो चीज़ें आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बाकी सारी एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ लॉसेस होंगे तो आप अपना लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो और ना तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कुछ हमने जो है कंपैरिजन देखा विद एग्जाम्पल कि ऐसी सिचुएशन में जब 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख जब ये इनकम होती है तो किस तरीके से टैक्स बेनिफिट होता है। ठीक है, मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट आप 78,000 तक का कर सकते हो। बाकी फिर हमने स्लैब रेट्स देखी एंड देन फिर इंट्रोडक्शन में हमने समझा कि इंडिविजुअल और HUF के लिए ही अवेलेबल है। राइट, तो एक पॉइंट हमको ये देखना जरूरी है कि फॉर्म 10IE होता क्या है। ठीक है, कैसा दिखता है, हमको उसको फिल कैसे करना रहता है। ठीक है, एक पॉइंट और है, जैसे कि एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि ये न्यू रिज़ाइन बेटर है कि ओल्ड रिज़ाइन बेटर है। ठीक है, 2 केस है जहाँ पे एक में न्यू बेटर है और एक में ओल्ड बेटर है। चलो देखो, इनकम की बात करें तो उसकी सैलरी की इनकम 12.5 लाख थी। ठीक है, अगर हम ओल्ड रिजाइम की बात करें, ठीक है, तो उसकी इनकम 12.5 लाख थी। तो भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको 50,000 का, तब तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया और साथ ही साथ जो है 2400 का अपने PT का प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट लिया। यही बेनिफिट आप न्यू में नहीं ले पाओगे, तो इसलिए अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम देखो तो 1,19,000, तो 11,97,600 है और ये 12.5 लाख है। फिर आपको डिडक्शन है तो ATC में आप बाकायदा 1.5 लाख का डिडक्शन लेते हो, पर इधर आप तो 1.5 लाख का डिडक्शन भी नहीं लेते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में 10,47,600 है और इधर 12,50,000 है। अब जब 10,47,600 है तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें जो ओल्ड के हिसाब से जो टैक्स लगेगा, तो भाई पहले 2.5 लाख तो कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5% जो है 12,500, फिर अगले 5 लाख पे 20% जो है हमारा 1 लाख, तो ये तो हो जाता है हमारा 1,12,500। फिर 47600 पे 30%, 47600 पे 30%। ठीक है, और 1,12,500 आप वो ऐड कर दो तो 126,780 पे प्लस करो 4% तो 131,851 आता है। यही आप 12.5 लाख, ये सेस को मिला के बोल रहा हूँ, यही आप 12.5 लाख इधर आप कैलकुलेट करोगे तो भैया 12.5 लाख पे कैसा है, तो पहले 2.5 पे कुछ नहीं, अगले 2.5 पे भाई 5% 12,500, फिर अगले 2.5 पे 10% होगा तो हो गया 25,000। ठीक है, ये हो गया 7.5 लाख तक। फिर अगले 2.5 पे, ठीक है, 15% होगा, तो आपने 15% निकाला। ठीक है, फिर बात आती है 10 लाख से 12.5 लाख, तो इसमें फिर आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका 20% हो जाएगा, या आपका 1,25,000 और 1,25,000 प्लस 4% आप करोगे तो जो है आपका 1,30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, न्यू में अगर आप देखें तो 1,30,000 है, ओल्ड में 131,851 है। ठीक है, तो दिख रहा है कि इधर न्यू में बेनिफिट है।
अब देखते हैं ये सिचुएशन जहाँ पे ओल्ड बेटर निकल रहा है कि सपोज़ करो कि सैलरी है 10 लाख की, 12.5 लाख छोड़ो 10 लाख है। भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन हर कोई लेता है, पीटी का बेनिफिट हर कोई लेता है, पर ये नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे केस में तो जीटीआई जो है इधर 10 लाख है, इधर 947600 है। रही बात है डिडक्शन की, एक डिडक्शन हर कॉमन इंसान लेता है डिडक्शन। मतलब देखो ना, किसी की इनकम 10 लाख तक है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन पीटी वो सब तो लेगा ही। इनफैक्ट हर एक कॉमन इंसान 80 का बेनिफिट तो लेता ही है। तो ले देखिए उसकी 7,97,600 हो जाता है, पर उसका 10 लाख ही रहेगा न्यू रेजिम में। अब 7,97,600 है, तो भाई पहले 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक वही 12,500 ये ले लिया आपने। अब ठीक है 2,97,600, 5 लाख के ऊपर वाला 2,97,600 पे करो 20%, ये टोटल आ गया 72020 प्लस 4% करो तो 74900 आ गया। 74900 आपका इधर आया। रही बात आती है आपकी न्यू रेजिम में, तो 10 लाख है, 10 लाख में 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, 2.5 टू 5 लाख जो है आपका 12,500 ये हो गया हमारा। 5 लाख टू 7.5 लाख, ये जो नेक्स्ट 2.5 लाख है इसका आपका 10% है, ठीक है। फिर 7.5 टू 10, तो नेक्स्ट 2.5 है उसका 15% है, ठीक है। ये 37,500 आया, ठीक है। तो उधर तक तो अपने को ठीक है, वो 10 लाख हो गया, 75,000 हुआ, ये प्लस 4% करो ये 78,000 आया। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि 74,900 ये बेनिफिशियल है, मतलब ओल्ड बेनिफिशियल है। तो इधर हमने ये देखा कि इधर एक जगह न्यू बेनिफिशियल था, एक जगह ओल्ड बेनिफिशियल था। तो आप समझ गए होंगे कि सिंपल सी बात है। अब कोई बोलेगा कि अब मैं न्यू में जाऊँ कि ओल्ड में जाऊँ, तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि भाई तू एक बार कैलकुलेट करके देख ले। दूसरा पॉइंट, भाई तू ऐसा कर कि तू न्यू में जा सकता है अगर तेरे डिडक्शंस उतने नहीं हैं तो, क्योंकि तेरे डिडक्शन उतने हैं नहीं तो तेरे लैब्स भी हो जाए तो तेरे को इतना गम नहीं होगा, पर तेरे टैक्स रेट कम हो जाएंगे तो तेरे को उसमें खुशी होगी। तो इफ़ यू क्लेम लोअर डिडक्शन, बेटर है कि आप न्यू में चले जाओ, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि न्यू रेजिम जो है वो उन लोगों के लिए है, मोस्टली फॉर पीपल जिनकी इनकम भी कम है, क्योंकि ज़्यादा इनकम होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको डिडक्शन के बेनिफिट आप लोगे। जिनकी इनकम कम है और वो लोअर डिडक्शन भी क्लेम करते हैं, तो ऐसे केस में जो है आप इधर आ जाना, राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज़ थी समझने की, जहाँ पे न्यू रेजिम कब जरूरी है, ओल्ड रेजिम कब जरूरी है। ये तो चलो ठीक है, इधर ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम हमने समझा। पॉइंट है अब कि भैया फॉर्म 10 IE जो भरना पड़ता है वो फॉर्म 10 IE ही है क्या। तो एक बार हम फॉर्म 10 IE को देखते हैं, राइट। तो आती है बात फॉर्म 10 IE की। तो देखो ये डाउनलोड किया था, और एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ विड्रॉल ऑफ ऑप्शन, मतलब क्या, एक बार आप ऑप्ट कर दो देन आपको कभी जो है विड्रॉ करने का था। विड्रॉ कौन कर सकता है, विड्रॉ बिजनेस वाले, तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में विड्रॉ कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो फॉर्म है ये ई फाइलिंग पोर्टल पे आपको जो है फर्निश करना पड़ेगा। आप डिजिटल सिग्नेचर से करो, EVC से करो, कैसे भी करो, ठीक है। तो जो बिजनेस पीपल होते हैं, तो अगर जब वो ये न्यू रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो इनको फाइल करना पड़ता है। और जब स्विच बैक कर रहे हैं ये ओल्ड में, वैसे मैंने आपको बोला था कि वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन है, तो कुछ सिचुएशन में स्विच बैक भी कर सकते हैं। तो कौन सी सिचुएशन है जब स्विच बैक करेंगे वो हम उसको देखेंगे। तो जब आपको स्विच बैक करना है, मतलब आप विड्रॉ कर रहे हो इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से आप फिर जो है आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप विड्रॉ कर रहे हो तब भी आपको फॉर्म 10 IE तो फर्निश करना पड़ेगा, राइट। तो क्या लिखा हुआ है कि टू द असेसिंग ऑफिसर, वो असेसिंग ऑफिसर आपका कौन है, ठीक है, ये आपको पोर्टल से पता चल सकता है। तो टू द असेसिंग ऑफिसर, सर मैडम आपका द नेम ऑफ इंडिविजुअल, आपका जो भी नाम है, या आप HUF हो तो ऑब्वियस सी बात इधर करता आएगा, ठीक है। और अमय निवा या पर्टिकुलर पर्सन का नाम जो करता है HUF का, ठीक है, HUF का नाम जो है, ठीक है। पैन नंबर ये है, ठीक है। तो जो करता है वो मेंबर के बिहाफ पे भी ये सब कर सकता है, इसलिए लिखा हुआ ऑन बिहाफ ऑफ। डू हियर बाय एक्सरसाइज विड्रॉ ऑप्शन, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे ऑप्शन, रेफर टू इन क्लॉज, ये जो दे के रखा है, ठीक है, और ये फॉर प्रीवियस ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर। तो डिटेल फॉर दिस पर्पस ये गिवन है कि आपके इंडिविजुअल का नाम, क्या इंडिविजुअल HUF की कोई सब PGP में इनकम थी, पैन एड्रेस बहुत, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन का क्या है, क्या इंडिविजुअल HUF क्या IFSC में यूनिट है, ठीक है। और अगर ये यस है तो डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है कि नेम, एड्रेस और क्या एक्टिविटीज़ आप अंडरटेकन करते हो।
तो ये पर्टिकुलर है कि मैं आपका नाम आप डाल देना, करता है तो उसके बिहाफ पे जो पैन वैन है और ये सब चीज़ें जो है आपने डाला। ये पर्टिकुलर नेम ऑफ द डिटेल्स फॉर दिस पर्पस आर गिवन बिलो। और क्या लिखा हुआ है कि वेदर द ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 जो भी ये है नया ऑप्शन, तो वेदर ऑप्शन हैज़ बीन एक्सरसाइज इन फॉर्म 10 IE फॉर अर्लियर प्रीवियस ईयर और ईयर्स इज़ नाउ बीइंग विथड्रॉन। ठीक है, और इफ़ यस आप विड्रॉ कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर जब ये ऑप्शन आपने एक्सरसाइज करा था और डेट जब आपने एक्सरसाइज करा था, तो ये सब चीज़ें भी है। तो आपने पहले अपनी पूरी डिटेल लिखी, फिर आपने ये बताया कि आपका जो है क्या यूनिट्स कोई सा IFSC में है और है तो उसकी डिटेल डालो, राइट। अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो किस साल आपने इसको एक्सरसाइज करा था, ठीक है, वो डेट भी लिखो जब आपने एक्सरसाइज करा था। ठीक है, क्योंकि आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपने जब एक्सरसाइज करा था वो भी बताओ। फिर ये पॉइंट कुछ तो भी बस ये इलेबोरेटेड है और अदरवाइज़ जो है ये बताना है कि मैं अफर्म करता हूँ कि जो कंडीशन स्टिपुलेटेड है सेक्शन 115 BAC में आर एंड शैल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, वो हम सेटिस्फाई करेंगे। फिर जो भी है सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ठीक है, ये साइन भी करवा लेना। ठीक है, जब आप ये फाइल करते हो फॉर्म को तो फिर आपको ये फॉर्म की डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये सब भी आपको एंटर करना पड़ता है जो जनरेट होता है। तो या तो आप इस तरीके से फॉर्म को फिल कर दो, या तो जो है पोर्टल पे जाके भी आप जो है जैसे कि रिटर्न में होता है कि आप रिटर्न फिल करके आप उसको अपलोड करो, या तो आप जो है ऑनलाइन इसको फिल कर दो। तो इस तरीके से आप जो है 10 IE को फिल कर सकते हो। होप सो आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल CA TV। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।